नमस्कार। सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अर्थनीति। महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को सफल जीवन की शिक्षा देते हुए कहा था कि सितार के तार को इतनी जोर से भी नहीं छेड़ना चाहिए कि वो टूट ही जाए, और उसे इतने हल्के से भी न छुएं कि आवाज ही न निकले। संतुलित मार्ग अपनाएं। और ये बात महंगाई दर पर भी लागू होती है। ये दर बहुत बढ़ जाए तो भी खतरा है, और बहुत गिर जाए तो भी नुकसान है। भारत का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई महंगाई दर पर नजर रखता है, उसे लगातार नियंत्रित करता रहता है। यह दर 4% रहे तो सबसे बेहतर है। 2% तक के प्लस माइनस का भी स्कोप रखा गया है, यानी महंगाई की दर 6% तक बढ़ जाए या फिर 2% तक नीचे गिर जाए तो भी अपने दायरे में है। समझिए, समस्या उतनी नहीं है। महंगाई की यही हद तय की है आरबीआई ने। ऊपर नीचे की इन दोनों सीमाओं को अगर महंगाई की दर पार कर लेती है तो अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर दिखने लगता है। पिछले कुछ महीनों से भारत में महंगाई दर लगातार 6% से ऊपर बनी हुई है, जिसे लेकर आरबीआई और सरकार ने लगातार संतुलित कदम उठाए हैं। ब्याज दरें बढ़ाई गई, सप्लाई को मैनेज किया गया। वैसे तो महंगाई की दरें पूरी दुनिया में आसमान छू रही हैं। अमेरिका और ब्रिटेन सहित यूरोपीय देशों की हालत महंगाई के मोर्चे पर बद से बदतर है, लेकिन भारत ने अपने संतुलित प्रयासों से महंगाई के मोर्चे को फतह करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अच्छी खबर यह है कि अक्टूबर महीने में इसकी दर में कमी आई और यह 6.7% पर आ गई, जो इसके पिछले महीने यानी सितंबर में 7.4% से भी अधिक थी। हालांकि ये अभी भी आरबीआई की अधिकतम 6% की सीमा के बाहर है, लेकिन चलिए, एक शुरुआत तो हुई। आज हम बात करेंगे महंगाई पर। कैसे इसे तय करते हैं, क्या है इसे कंट्रोल करने के टूल्स। महंगाई का पूरा मैथ समझने के लिए हमारे साथ हैं दो मेहमान। हमारे पहले मेहमान हैं पंकज वशिष्ठ जी। पंकज वशिष्ठ जी, आपका स्वागत करता हूं। आप आरआईएस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं अजय शंकर जी। अजय शंकर जी पूर्व सचिव हैं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में। और आपकी खासियत रही है कि 2008 में जब पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था तो भारत में आपने स्ट्रैटेजी बनाई और बहुत कम समय में हम इससे उभर कर आ गए। आपका इसके लिए नाम लिया जाता है। अभी जो महंगाई की स्थिति है हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। अगर फिगर्स आज ही आए हैं, यूके की बात करें, 11% से ज़्यादा वहाँ महंगाई की दर है। और लगातार वहाँ के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हमें बहुत सख्त कदम और उठाने पड़ेंगे और टाइटन करना पड़ेगा, ब्याज दरें और बढ़ानी पड़ेगी। ग्रोथ अफेक्टेड हुआ है। भारत में एक चमत्कार सा होता मुझे दिखा, क्योंकि महंगाई की दर तो काबू में आ ही रही है, लेकिन ग्रोथ पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। आप क्या समझते हैं, कैसे किया ये आरबीआई ने, सरकार ने कैसे किया? एक बात तो समझने की आवश्यकता है कि पश्चिमी यूरोप और यूके ने अपने, जिसको कहते हैं, पैर में कुल्हाड़ी मार ली रूस पर सैंक्शंस लगा के, और जो गैस और ऊर्जा उनको रूस से प्राप्त होता था वो प्राप्त होना कम हुआ। वो ये मान के चले थे कि रूस घुटने टेक लेगा, लेकिन वास्तविकता ये हो रही कि वो घुटने टेक रहे हैं। और तो जो इन्फ्लेशन का रेट उनके यहाँ बहुत अधिक सीमा पर है, 45-50 साल बाद इतना ऊंचा है, वो उनके गलत निर्णयों का परिणाम है और सैंक्शन जो उन्होंने रूस पर लगाया उसका परिणाम है। अब यूक्रेन में क्या हो रहा है वो तो अलग विषय, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सौभाग्य ये रहा है कि हम जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसमें करीब करीब आत्मनिर्भर हैं। तो खाद्यान्न हम अपने लिए पूरा उत्पादन होता है, थोड़ा बहुत हम निर्यात कर लेते हैं। तो इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, सीपीआई पर अंतर्राष्ट्रीय जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका कम असर पड़ता है। असर हमें दो मामलों में है। एक तो जो हम तेल विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ फर्टिलाइज़र के लिए जी। लेकिन इसमें भी सरकार ने अपने पास एक ये क्षमता रखी है कि अगर बाहर से जो आ रहा है तेल वो बहुत महंगा हो तो बाज़ार में जिस रेट पर बिके उसको हम नहीं बढ़ने देते हैं। कुछ ऑयल कंपनियां उसका बोझ ले लेती हैं, कुछ सरकार बोझ ले लेती है। तो हम कोशिश करते हैं कि आम आदमी पर तेल का भाव अगर $80 से $120 चला जाए तो आम आदमी पर इसका असर न पड़े, और ये हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है।
और जो दूसरी अच्छी बात हुई है वो ये है कि जो लॉकडाउन और कोविड की वजह से जो आर्थिक क्षेत्र में कमी आई थी, रुकावट आई थी, तो उससे अब हम सामान्य स्थिति पर करीब करीब पूरी ढंग से आ गए हैं। और जो एक क्षमता थी आगे बढ़ने की, ग्रोथ की, उत्पादन बढ़ाने की, वो अब पूरी ढंग से बाज़ार में काम कर रही है। तो इसलिए जो हमारा इन्फ्लेशन पहले ज़्यादा था वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की वजह से था। जो उत्पादन था वो सही ढंग से पूरा हो नहीं पा रहा था जी। और लोग में का एक आत्मविश्वास लौट आया तो बाज़ार में खुले ढंग से खरीदना उन्होंने शुरू किया। मतलब तो वो दिक्कत थी और वो दिक्कत अब खत्म हो गई। मतलब आप एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि आरबीआई का समय पे हस्तक्षेप और साथ ही सरकार दोनों के मिले जुले प्रयासों से ये काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। हम आपसे आएंगे कि क्या क्या प्रयास और हुए, लेकिन पंकज जी से अभी हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी बात हो रही थी सीपीआई की, हम कभी बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की, जरा ये समझाने की कोशिश करें कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित जो इन्फ्लेशन रेट होता है, महंगाई की दरें होती हैं, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होती है, खुदरा मूल्य पे जिसको कहते हैं, इसका क्या गणित क्या है, पूरा मैथ्स क्या है? देखिए, गणित ये जो है पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस इंडिसेस हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। मोटा मोटी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे 3 तरह के इंडेक्स यूज़ होते हैं। एक है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और कुछ अर्थशास्त्री जो हैं वो इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर भी यूज़ करते हैं जी। और ये हमेशा से एक डिबेट रही है कि इनमें से कौन सा जो इंडेक्स है वो उचित है पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो हम बहुत लंबे समय तक हम जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको यूज़ करते थे, और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आप अगर इनकी कंपोजिशन देखेंगे तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका जो कमोडिटी कवरेज है वो बहुत ज़्यादा है, और वो बेसिकली टैकल करता है कि जो कंज्यूमर मार्केट से ज़्यादा जो होलसेल मार्केट में जो एक मुश्त खरीदारी के मार्केट में जो कीमतों में इजाफा और गिरावट आ रही है उसको कैप्चर करता है। इसके बजाय अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स हैं उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें तो उसमें आप पाएंगे कि तकरीबन 45-46% जो शेयर है वो आपके खाद्यान्नों का है, उसके बाद 6-7% जो है वो फ्यूल का है। तो ये बहुत मोटा मोटा जो इन दोनों में डिफरेंस आता है वो यही आता है कि आपकी कमोडिटी कंपोजिशन क्या है और आप डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। आप कंज्यूमर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या होलसेल पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो मोटा सा दोनों में डिफरेंस ये आता है। बट जो ओवरऑल ग्लोबली जो एक इन्फ्लेशन को पॉलिसी मेकिंग के लिए जो यूज़ होता है इंडिकेटर, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किया जाता है, क्योंकि ये वो प्राइस है जो एक आम सामान्य जन के जीवन को इफेक्ट करता है। और हमारा क्योंकि पॉलिसी का मेन मुद्दा है, मेन जो उद्देश्य है वो है कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को अच्छा बनाया जाए। तो इसलिए ग्लोबली जो है जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी मेकिंग के लिए हमेशा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही यूज़ किया जाता है। हम एक ग्राफिक्स के माध्यम से इसको समझना चाहेंगे। ग्राफिक 3 हम देखने की कोशिश करते हैं। इसमें WPI बास्केट, जिसकी अभी पंकज जी बात कर रहे थे कि WPI बास्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का बास्केट है। इसमें हम देखें तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का जो वेटेज है, जैसा आप बता रहे थे, वो 65% है, 65% है, जबकि प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें फूड वगैरह है वो सिर्फ 20% है, और फुल एंड पावर 15% है। ये कुल मिलाकर 100% होता है। इसीलिए शायद ये अब इसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। जी, इसमें एक मोटा जो कंपोनेंट है, जो रेंट का कंपोनेंट है, वो WPI में कहीं भी नहीं आता है जी। पर अगर आप देखें कि शहरी क्षेत्र में जो हम रेंट पे करते हैं वो एक कंपोनेंट है। अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अगर मैथ दिखाएंगे, ब्रेकअप दिखाएंगे, तो आप पाएंगे कि वो भी एक एलिमेंट है। हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बास्केट वेटेज भी एक बार देख लेते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो है सर्विसेज सेक्टर इसमें जुड़ा हुआ है। ये बास्केट है, इसमें फूड एंड प्राइमरी आर्टिकल्स को अगर हम देखें तो उसकी भागीदारी लगभग, ये अप्रॉक्स फिगर हम दे रहे हैं, लगभग 60% है, और फ्यूल एंड पावर 8% है, और अदर्स मिला के 32% है। तो जो प्राइमरी आर्टिकल्स जिसकी पंकज जी आप बात कर रहे थे वो इसमें 60% तक है। शायद इसीलिए इसको ज़्यादा मानक माना जा रहा है। जी, इसमें क्योंकि आप अगर इसकी कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें वो चीज़ें, उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो एक हाउस होल्ड, एक जो कंज्यूमर है जो उसको कंज्यूम कर रहा है। जैसे आपने दिखाया प्राइमरी प्रोडक्ट, अब प्राइमरी प्रोडक्ट्स को भी आप ब्रेकअप कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा और ब्रेकअप करेंगे तो आप पाएंगे कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसका कंपोनेंट 48% है। वहीं अगर आप
होलसेल प्राइस इंडेक्स देखें तो उसमें बहुत छोटा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें कारें आएंगी, उसमें हर चीज़ आएंगी। पर कंज्यूमर प्राइस में जो हमारी गिवन अर्थव्यवस्था की कंडीशन है उसके हिसाब से जो हमारा कंज्यूमर है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके उनको ज़्यादा वेटेज दे के रखा जाता है। तो आप देखेंगे अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो बहुत बड़ा गैप आता है। वो गैप सिर्फ इस कंपोजिशन की वजह से है कि आप किस एलिमेंट को वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पंकज जी, हम आपके पास फिर आएंगे और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो गणित है, मैथ्स है, इसको हम निकालते कैसे हैं, क्या फार्मूला है। लेकिन उसके पहले अजय सर से हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार जब नीतियां बनाती है, आरबीआई अपनी पॉलिसी बनाती है, तो उसमें 4% के आसपास हमारे यहाँ ये है कि आप इन्फ्लेशन की दर अगर 4% के आसपास है, डेवलपिंग कंट्री में ये बनी रहे। ये बहुत ऊपर जाए तो क्या नुकसान है, बहुत नीचे आए डिफ्लेशन की तरह हो तो उसके क्या नुकसान है? भारत के और इस विकासशील देशों की परिस्थिति ऐसी रहती है कि डिफ्लेशन की ओर जाना तो ज़रा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब विकसित राष्ट्रों में अक्सर हुआ है, हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुआ है आज़ादी के बाद। लेकिन जब महंगाई ज़्यादा बढ़ती है या इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उसकी आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ती है। तो इसलिए हर दृष्टिकोण से, आम आदमी के हित के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सरकार हमेशा चाहती है कि आम आदमी के लिए महंगाई कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, और ये प्रयास हमेशा होता रहा है। तो अब जो इसके लिए जो हमारे जो पिछले 2-3 साल का अनुभव है उसमें ये रहा है कि बहुत आर्थिक मंदी आ गई थी लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से। तो इसलिए आरबीआई ने एक उदार नीति अपनाई कि भाई कम दर पे ब्याज मिल सके, कम ब्याज पे लोगों को ऋण मिल सके और आर्थिक जो गति है वो वापस आ जाए कोविड के पहले, थोड़ा ग्रोथ बेहतर हो। तो इसलिए वो कामयाब हुए और ग्रोथ अब लौट आई है। अब और आगे उसको बढ़ना है, अब कितनी तेज़ी से और ग्रोथ बढ़ पाती है समय बताएगा। लेकिन इसलिए उन्होंने वो जो 6% का जो एक मानक था उसको शिथिल किया और इन्फ्लेशन को कुछ दिन आगे जाने दिया, क्योंकि उससे विकास की दर बढ़ी। बिल्कुल। तो अर्थशास्त्री हमेशा मानते हैं कि कुछ ट्रेड ऑफ होता है हायर ग्रोथ में और इन्फ्लेशन में, और आरबीआई के लिए, कोई भी सेंट्रल बैंक हो, सरकार के लिए उसका संतुलन स्थापित करना बहुत आवश्यक रहता है कि इन्फ्लेशन कम हो लेकिन साथ साथ ग्रोथ हो। और एक हमारे जैसे गरीब देश के लिए ग्रोथ तेज़ी से होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। यही चीज़ हम बाहर देख रहे हैं। कुल मिलाकर जो महंगाई का मैथ्स है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि अगर महंगाई कम की जाती है तो ग्रोथ यानी जीडीपी भी कम होने लगता है, और अगर जीडीपी बढ़े वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ने लगती है। तो एक बेसिक संतुलन बहुत ज़रूरी होता है और आरबीआई ने ये संतुलन पूरी तरीके से स्थापित करने का काम किया है। वरना विदेशों में, अमेरिका में और यूके में अभी हो ये रहा है कि महंगाई काबू करने के लिए रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन उसका विपरीत असर ग्रोथ पे पड़ रहा है कि ग्रोथ भी कम हो रहा है। लेकिन भारत में ऐसा तो अब नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, कम ही नहीं, रिसेशन में जा रहे हैं, कम ही नहीं, नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। और टेक्निकली बात करें तो रिसेशन में है ऑलरेडी। लेकिन भारत में अभी महंगाई भी कम हुई और साथ में ग्रोथ के भी फिगर्स ठीक ठाक आ रहे हैं और जो टारगेट है वो भी अच्छा है। ये कैसे कर पा रहा है भारत? नहीं, एक तो ये है कि वो 3 साल की जो मंदी थी तो बाज़ार में एक वो शक्तियाँ तैयार थीं कि विकास की दर को ऊपर ले जाए, और आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट कम रखा तो वो विकास का जो मोमेंटम है वो आ गया है। और हमारे लिए तो प्राथमिकता होनी चाहिए कि विकास की गति और बढ़े। हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि 8% पर हम इसे ले जाएं और इस ढंग से ले जाएं कि रोजगार का बड़े पैमाने पर सृजन हो। तो क्योंकि आम आदमी को तो रोजगार से मतलब है, तो रोजगार का तेजी से सृजन हो और 8% की ओर हम जाएं। और हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारी नीतियां और बाजार में जो लोग भाग ले रहे हैं वो मिल मिला के हमें उस दिशा में ले जाएंगे। जी पंकज जी, आप समझाएं कि आखिर जब हम ये महंगाई की दर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये 4% रहनी चाहिए, ये अभी 6% हो गई, पिछले महीने 7% थी, ये किस चीज़ का प्रतिशत है, कैसे निकालेंगे हम इसको? जी देखिए, महंगाई जो है वो एक तुलनात्मक अध्ययन है जी। अगर आप देखेंगे महंगाई में, अगर इंडेक्सेस को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है बेस ईयर।
तो बेस ईयर क्या है कि जो जो हम प्राइसों में वृद्धि देख रहे हैं वो हम एक बेस से स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए हमने 2006 से स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे हमने जो हमारा डिफरेंट बास्केट है उसके डिफरेंट जो हमारे वेट दिए गए, उसके बाद उन डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो आप पाएंगे उसमें अर्बन है, उसमें रूरल है, उसमें फिर डिफरेंट सिटीज़ लेवल पे भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो इन डिफरेंट कॉमोडिटीज़ का डिफरेंट जगह पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं प्राइसेस का, और फिर उस प्राइसेस को वेट किया जाता है जो उसका वेट दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि पिछले एक साल में 5% वृद्धि रही महंगाई की, तो अब उसको अगर आप ब्रेकअप भी करना चाहें तो देख सकते हैं कि ये खाद्य पदार्थों से कितनी आई। अगर मान लीजिए खाद्य पदार्थों में 10% वृद्धि हुई और आपका उसका वेट है 5%, 50%, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 5% ओवरऑल वृद्धि मुद्रास्फीति रही है तो आपका जो फूड इन्फ्लेशन के अलावा और कोई इन्फ्लेशन था ही नहीं, तो पूरा का पूरा जो प्राइस इंक्रीज हुआ ओवरऑल में वो सिर्फ फूड प्राइसेस से हुआ। तो बेसिकली एक इंडेक्स होता है जिसमें आप डिफरेंट कमोडिटीज़ का प्राइसेस का डेटा लेते हैं, फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स में उस पर्टिकुलर पदार्थ की इंपॉर्टेंस कितनी है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसको हर ईयर ऑन ईयर उसका ग्रोथ रेट निकाला जाता है। जैसे आपने अभी मंथ वाइज डेटा दिखाया, तो ये जो मंथ वाइज होता है ये दिखाता है कि मान लीजिए कि अक्टूबर का आप डेटा दिखा रहे हैं कि 7% महंगाई बढ़ी, तो ये बता रही है कि पिछले साल अक्टूबर में जो कीमतें थी उसके मुकाबले आज के दिन कीमतें कितनी है। मतलब अगर 7% है तो पिछले साल मान लीजिए कि अक्टूबर में कोई जो कमोडिटी थी आपकी कमोडिटी बास्केट की बात करनी पड़ेगी, उसकी कीमत 100 रुपए थी तो आज वो 107 रुपए। और उसके दरअसल ये महंगाई दर आपसे बात करके ये समझ में आया कि महंगाई दर ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस महंगाई के बढ़ने की दर कितनी है, कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है। हाँ। और जो बेस ईयर की आप बात कर रहे थे, अभी 2011-12 का हम सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर ले रहे हैं और उस साल को 100 मानकर हम चल रहे हैं। इक्वल टू 100 आप हर जगह देखेंगे, इक्वल टू 100 कि उस साल किसी चीज की कीमत इतनी थी, आज इतनी है, और पिछले साल कितनी थी उसके हिसाब से अब किस रेट से बढ़ रही है। यानी अजय जी, अगर हम इस हिसाब से देखें तो महंगाई दर घटने की जो वजह है सीपीआई का वो ये है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें सीधे तौर पे कम हुई हैं, फलों की, सब्जियों की, खाने वाले तेल की, गेहूं चावल की, तो इसका सीधा असर इस पे पड़ता दिख रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये बनी रहे इसी तरीके से, मानसून भी अच्छा हुआ है, सरकार और क्या प्लान कर सकती है आने वाले 6 महीने साल भर के लिए? आरबीआई से हम उम्मीद करेंगे कि 1-2 क्वार्टर के बाद वो जो ब्याज की दर है उसको कम करने पर विचार करें। अभी तो प्रीमेच्योर होगा क्योंकि अभी तो 6% के नीचे हमें आना है, लेकिन जब हम 6% के नीचे आएँ तब समय होगा आरबीआई को विचार करने के लिए क्या वो जो ब्याज की दरें उन्होंने बहुत बढ़ाया है उसको कुछ कम करें, कि उसका कम होना आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने की ओर सहायक होगा। दूसरा ये कि सरकार जो करती है और जो करती रहेगी कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं वहाँ वो किस ढंग से बाज़ार में प्रवेश करे और जो इन्फ्लेशन का दबाव है उसको कम करे। जैसे आप देखें कि फर्टिलाइज़र तो हम फिक्स रेट पर देते हैं, सब्सिडी हम बढ़ाई है, सरकार ने 1 लाख से करोड़ करीब सब्सिडी बढ़ाई है, लेकिन फर्टिलाइज़र किसान को उसी रेट पर मिलेगा जो पहले मिल रहा था, तो इसलिए खाद्यान्न का रेट नहीं बढ़ेगा। वैसे ही जो मैंने कहा इम्पोर्टेड ऑयल है उस पर सरकार ने लिया है कदम कि हम जो पेट्रोल ख़रीद रहे हैं उसका रेट नहीं बढ़ा है, भले अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में $80 से $120 चला गया। फिर वैसे ही दाल वगैरह जो हम इंपोर्ट करते हैं या कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी सरकार तरह तरह के ढंग से उस पर बाज़ार में हस्तक्षेप करती है, थोड़ा करती है, जिससे कि आम आदमी को कष्ट हो। और दूसरा जो बड़ा काम सरकार का है वो करती भी रहती है कि कहीं कोई सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, कोई दिक्कत आ जाए तो उसमें तुरंत कदम उठाए, तो जिससे कि आर्थिक ढांचे में कष्ट हो। तो अभी कुल मिलाकर ये है कि आरबीआई अभी तो शायद जैसा इंडिकेशंस मिल रहा है आरबीआई गवर्नर की तरफ से वो ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी और टाइटन होगा, थोड़ा इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ेगा, लेकिन इसके अगले 6 महीने में आप उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम होगा, बाजार में तरलता बढ़ेगी, लोग खरीदारी की ओर बढ़ेंगे, जिससे थोड़ा ग्रोथ बढ़ेगा, तो दोनों समान रूप से चलता रहेगा। आपका क्या विचार है इस बारे में?
देखिए, जहाँ तक महंगाई को कंट्रोल करने की बात है, तो सरकार ने जितना भी पॉसिबल था, जो भी सरकार के पास ऑप्शन थे, सब किए हैं। अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करें तो मेजर्स बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं। एक आपका सप्लाई साइड मैनेजमेंट है और दूसरा आपका डिमांड साइड। अब सप्लाई साइड का ये है कि आप कोशिश करते हैं कि जो सप्लाई कंस्ट्रेंट है उसको ब्रेक किया जाए। तो उसको ब्रेक करने के तरीके हैं कि अगर आपके यहाँ पे सप्लाई का इशू है डोमेस्टिक, तो आप इंपोर्ट करें। तो हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है, खासकर जो ऑयल है, तो एडिबल ऑयल्स, रॉ एडिबल ऑयल, उस पर काफ़ी कम की है। चाहे सोया एडिबल ऑयल हो या पाम हो, इन पे काफ़ी कम की है। इनफैक्ट एक कुछ के केस में तो ज़ीरो भी की है। दूसरा, हमने कोशिश की है कि जो हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो उसको कर्व किया है। चाहे वो वीट का एक्सपोर्ट हो, आटे का हो, सूजी का हो, बासमती पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, शुगर पे भी हमने कुछ किया है। और फिर तीसरा जो एफर्ट सरकार ने लिया है वो है कि टैक्स कम किए हैं। एक्साइज ड्यूटी आपको याद होगा किस तरीके से हमने, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे ग्लोबल मार्केट में, तो हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है, तो उसकी वजह से फ्यूल प्राइस डिक्लाइन आए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली डिमांड साइड को काउंटर करती है। और आरबीआई थोड़ा लेट था, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम रिसेशन से निकल रहे थे, कोविड का आरबीआई आपने, मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, क्योंकि आरबीआई लेट था, ये कई बार चर्चा हुई और कई लोग कह रहे थे कि आरबीआई सुस्ती से काम कर रहा है, इसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन देखिए इसका कितना बेहतरीन नतीजा निकला है। देर आए दुरुस्त आए वाली काम किया आरबीआई ने, और इसका फायदा ये हुआ कि महंगाई तो कंट्रोल हुई ही, लेकिन आपका ग्रोथ बिल्कुल अफेक्टेड नहीं हुआ। जी देखिए, ये हमेशा एक अंग्रेजी में कहावत है कि कैच 2020, कि आरबीआई कब इंटरवीन करे, कब पॉलिसी टाइटनिंग शुरू करे, उसकी इम्प्लीकेशन होती है फिर ग्रोथ पे। और क्योंकि हम कोविड के रिसेशन से बाहर निकल रहे थे, तो हमारे लिए ग्रोथ को भी स्टिमुलेट रखना जरूरी था। तो इसलिए बहुत कैलिब्रेटेड और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो पॉलिसी रेट इंक्रीज था उसको थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन किया गया। बट अभी ओवर द पीरियड हमने स्टार्टिंग फ्रॉम मई हमने देखा है कि किस तरीके से पॉलिसी रेट को बढ़ाया है। बट आने वाला समय अगर आप आउटलुक में देखें तो इन्फ्लेशन डिक्लाइन होगी, पर कुछ कंसर्न अभी भी रहते हैं। और उसमें से एक बहुत बड़ा कंसर्न जो मुझे लगता है वो है कि अगले आने वाले कुछ समय में फेड किस तरीके से अपनी, यूएस फेड किस तरीके से अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। जी जी, अजय जी के पास आते हैं। बहुत ब्रीफ में जवाब दीजिएगा कि यूएस फेड कितना अफेक्ट करेगा हमें, और कब तक हम उसको फॉलो करते रहेंगे। यूएस फेड जो करेगा उसका तो सारी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था पिछले 10-15 सालों की अपेक्षा में ज़्यादा मजबूत है। तो यूएस फेड जब कुछ करता है तो विदेशी पूंजी निवेश जो हमारे स्टॉक मार्केट में आता है वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन हमारे अपने देश में जो धन है जो स्टॉक मार्केट में जाता है और जा रहा है तेज़ गति से, तो इससे विदेशी जो निवेश स्टॉक मार्केट में निकल के भाग के जाएगा जी, उसका वो प्रभाव आज नहीं पड़ेगा जो 10 साल पहले पड़ता है, 5 साल पहले। आज हमारा डोमेस्टिक मार्केट, तो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स मजबूत हैं। जो पैसे वाले लोग हैं जो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है, वो जो धन लगा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए उतना प्रतिकूल प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा जितना 5 साल पहले पड़ता। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ग्रोथ पर इसका उतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ अलग है, डिमांड और इन्वेस्टमेंट अलग है, और स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है और वो बैलेंसेस वो कहीं और जा रहे हैं। तो जहाँ तक ग्रोथ है उस पर मुझे नहीं लगता है कि उतना असर पड़ेगा जितना लोगों को शंका है। आज की इस पूरी चर्चा से हमने समझा, हमने ये जाना कि वैसे तो पूरी दुनिया में क्या होगा, ब्रिटेन में क्या होगा, ख़ासतौर पे अमेरिका में क्या होगा, इसके असर से दुनिया का कोई देश बच नहीं सकता, हम भी बच नहीं सकते। लेकिन आज चूंकि हमने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा दिया है और कई मोर्चों पर हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं, इसलिए असर तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा, हम उससे बड़े आसानी से निकलेंगे। और यही वजह है कि आज जब पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है, हम अब धीरे धीरे अपने देश में महंगाई को कम होता देख रहे हैं। अक्टूबर माह के फिगर इस चीज़ को बता रहे हैं और साथ में ग्रोथ भी हम कर पा रहे हैं। आज की अर्थनीति में इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर किसी ऐसे ही विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। हमारा टॉपिक क्या हो इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को YouTube चैनल पर देखें, अपनी प्रतिक्रिया दें और साथ ही आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि हम क्या टॉपिक लें। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। दर्शकों, फिलहाल आप दोनों मेहमानों अजय जी और पंकज जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।